वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल, मैं आपका फेवरेट सब्बीर सर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन। और ये फिजिकल केमिस्ट्री ही में नहीं कहिए, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाइएगा तो वहाँ पे जो E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन होता है, SN1 SN2, वो सब निर्धारित यही करता है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, जो जिसमें डील्स किए जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं MCQ, प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर चला जा चुका है जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आसानी से समझाने का मैंने प्रयास किया है। दूसरा, आपके पास जो वीडियो गया है वो इनऑर्गेनिक का गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का गया है, डबल सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का गया है, ठीक है। तीसरा आपके पास जो जा रहा है 12th केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल काइनेटिक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात रखने जानी ये होती है, एक रेट होता है, एक रेट कांस्टेंट होता है, एक रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे जब हम बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना चेंज, जैसे मान लो रेट कहते किसको है, सपोज करिए अगर आपसे पूछे कि रेट, व्हाट इज रेट, तो देखिए रेट होता क्या है ना कि जैसे मान लिया जाए आप कहीं भी जा रहे हैं तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंजिंग आना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम आपसे बात कहें कि यानी आप कभी प्लानिंग कर रहे हो कहीं घूमने जाने की, ठीक, जब आप जिस जगह पे आप गए नहीं है कभी और वहाँ जाने की प्लानिंग हो रही होगी, तो उस समय यानी जाने के लिए जो आपके अंदर जो ये होगा, जो क्या कहते हैं, जोश होगा, उमंग होगा जाने के। अब जब आप चले जाएंगे वहाँ, वहाँ से जब आएंगे तो आप थक हार कर उतना इंटेंशन के साथ, उतना उस एनर्जी लेवल के और उस एक्साइटेड लेवल से नहीं वापस आएंगे। तो इसी को कहा जाता है चेंजेज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस। और यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, अगर एक्वस मीडियम की बात किया जाएगा तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, अगर गैसियस फेज की बात किया जाएगा तो उसमें प्रेशर में चेंजिंग आएगा, राइट। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है चेंजेस तो होता है, एक्वस मीडियम में चेंजिंग आएगा तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगा, अगर एक्वस मीडियम की बात किया जाएगा तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगा, अगर आप से बोला जाए गैसियस फेज में चेंजिंग हो रहा है तो उसके प्रेशर में चेंजिंग आएगा, राइट। चलिए हम लोग MCQ क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ईमानदारी से करिएगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए क्या कहता है, जो मुख्य बातें हैं, मतलब अगर एक एक चीज़ को मैं बताने लगूँ यहाँ पे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा देखते ही आपके अंदर यानी अजब विचित्र कहानी आने लगती है, अरे यार क्या हो गया, इतना कुछ कुछ। देखिए कंसेप्ट जानने के लिए तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा मैनेज करिएगा। दिख रहा है क्वेश्चन कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आइए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्या प्रश्न है? प्रश्न कह रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मोलिक्यूल टू प्रोडक्ट इज। आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, ये थ्योरी से है। तो इसके लिए मतलब देखिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर हम आपसे कहें, जैसे सपोज करें कि एक ब्रिज है और आप यहाँ हैं और ब्रिज जो है आप यहाँ हैं, ठीक है, आप यहाँ और ब्रिज कहाँ है? यहाँ, या इस तरह से कह लीजिए, आप ये है और ब्रिज ये है, ठीक है। चलिए ब्रिज ये है, आपको इस पे जंप मारना है और आपके पास वो एनर्जी नहीं है जिसके यानी उस एनर्जी के कारण आप यहाँ पहुँच जाए। तो थोड़ा सा अगर आपको पुशअप कर दिया जाए, कोई थोड़ी सी एनर्जी दे दे, तो आप क्या कर जाएंगे? यहाँ आ जाइएगा। वही चीज़ कहलाता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। और उस एनर्जी का नाम पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम पड़ता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ही यानी वह मिनिमम एनर्जी है जिससे किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी या मिनिमम एनर्जी। आई बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा है रिक्वायर्ड, जो कन्वर्ट करेगा रिएक्टेंट अभिकारक से किसमें? प्रोडक्ट, उत्पाद में। यानी हिंदी मीडियम से भी बात करते चले जाएं, वह न्यूनतम ऊर्जा कह रहा है कि कितना होगा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में लेके जाएगा। तो किसी अभिकारक को उत्पाद में ले जाने के लिए मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक का C नंबर द करेक्ट आंसर। आइए देखिए,
ये आपका बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ N2Cl है, ये कन्वर्टर यानी कॉपर कैटलिस्ट है, बना रहा आपका क्या बेंजीन, और यानी इससे यानी क्लोरीन जुड़ा हुआ बेंजाइल क्लोराइड है ये, और प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो रहा, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इज 10 लीटर एंड आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन जो है रिएक्शन के बाद 100 लीटर हो जाता है। आई बात समझ, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन मिनिमम यूनिट्स इज, देखिए यूनिट इज यानी मिनिमम मिनट, सॉरी मिनिमम नहीं है, मिनट्स इनवर्स है। तो सबसे पहले आपके पास जो पढ़ना है आपके सिलेबस में वो पढ़ना है जीरो ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो होता है ना, सब में जो होता है रेट कांस्टेंट होता है के, और के का यूनिट तीनों में अलग अलग होता है, के का यूनिट तीनों में अलग अलग होता है, यानी रेट कांस्टेंट जो होता है उसका यूनिट ऐसा नहीं कि जो जीरो ऑर्डर में आया वही यूनिट फर्स्ट ऑर्डर में होगा और वही यूनिट सेकेंड ऑर्डर में होगा, तो ये नहीं है। अब हम लोग जो है सबसे पहले आपके पास यूनिट लिखने आना चाहिए। चलिए पहले एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी लॉग, ठीक है। कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम आ रहा है ये फाइनल बाई क्या हो जाता है इनिशियल, फाइनल बाई इनिशियल। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप वॉल्यूम के केस में। कंसंट्रेशन के केस में द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। अगर के यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखा रहता तो क्या हो जाता, फॉर्मूला 2.303 बाई टी, टाइम जो टाइम दिया हुआ जिस टाइम पे रिएक्ट कंप्लीट हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, जो भी फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पे के है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके हम आपको लिखना सिखाते हैं यूनिट ऑफ के, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, और बच्चा बहुत रटने का प्रयास करते हैं, और हमने वादा किया कि केमिस्ट्री जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं हम आपको रटाएंगे नहीं, पूरी कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की, और समझाएंगे भी। देखिए यूनिट ऑफ के किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर में जो रेट होता है, रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। और रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते लिखते हैं, रेट को लिखने का तरीका है डी कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कंसंट्रेशन बाई टाइम, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन बिग ब्रैकेट है ये, कंसंट्रेशन क्या है अब जानते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन सांद्रता, हिंदी में बोलेंगे तो सांद्रता बोलेंगे। कंसंट्रेशन जो बोला जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ये बिग ब्रैकेट होती है, इसका जो यूनिट होता है यानी ये होता है, ये मोल पर लीटर होता है, मोल बाय लीटर, यानी इसका इस चीज को क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ये याद रखिए, दिस इज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले किसकी, यहाँ पे। तो अब देखिए जो इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका होगा, तो यहाँ निकाल लीजिए। देखिए क्या होगा, आर क्या है, देखिए आर बराबर के है, आर का यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। अब बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो इसका निकल के क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट आपका क्या हो जाएगा बताइए, यूनिट हो गया आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ के, दिस इज द यूनिट ऑफ के। आए बात समझ में, यानी जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट है के का वो ये है आपका। आए बात समझ में, चलिए मैं एक थोड़ा फ्रेश पेज ले रहा हूं, उससे बेहतर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फ्रेश पेज लेता हूं, चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो है वो के बराबर है, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, तो जो इसका यूनिट होगा वही के का यूनिट है, के का यूनिट कितना निकल के आया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की।
फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट की बात करेंगे के फर्स्ट ऑर्डर के, तो के बराबर क्या होता है, यानी रेट जो होता है के इंटू कंसंट्रेशन, क्योंकि इस पे पावर क्या होगा 1 होगा तभी फर्स्ट ऑर्डर होगा हमारा, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या इस पे पावर 0 होगा और फर्स्ट ऑर्डर की इस पे पावर कितना होगा 1 होगा। आई बात समझ में, चलिए तो यहाँ हमारा रेट हमारा के रोकना है, क्या करना है के रोकना है, तो के रोकिए, के बराबर क्या हो जाएगा आर अपॉन कंसंट्रेशन। चलिए आर ये हमारा यूनिट है, आर को हम लोग कैसे लिखते हैं कंसंट्रेशन डीसी बाई डी टी, यानी ये कंसंट्रेशन है तो आर की जगह लिखिए, यानी इसका यूनिट लिख लीजिए, क्या लिखेगा मोल लीटर इनवर्स बाई टाइम कितना है, यानी टाइम हमारा टाइम है, टाइम में रहने दीजिए। और इसके ये भी आपका आप कंसंट्रेशन है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो देखिए मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या आपका टाइम इनवर्स हो जाएगा, टाइम इनवर्स डेट मीन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड का ये आपका हो गया किसका फर्स्ट ऑर्डर का के का यूनिट क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का के का जो यूनिट निकल के आया, फर्स्ट ऑर्डर का के का जो यूनिट निकल के आया क्या निकल के आएगा टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, जो आपको माइंड में लगे। चलिए ये आपका हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब देख लीजिए किसका, अब देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर तो आर हो जाएगा के कंसंट्रेशन पर पावर 2, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर। आपका के का यूनिट निकालना तो के क्या हो जाएगा आर अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, आर अपॉन ए का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा रेट लेट लीजिए मोल लीटर इनवर्स, ये स्क्वायर है तो ये 2 बार हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। अब भाई टाइम है ये आपका, टाइम रहने दीजिए, रेट का जो यूनिट हो आपको लिखिए मोल लीटर इनवर्स इंटू मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ये ऊपर चला जाएगा, आपका टाइम जो है मोल लीटर इनवर्स और क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। ये आपका यूनिट हो गया सेकेंड ऑर्डर का के का, सेकेंड ऑर्डर का के का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, चलिए ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे रटने के प्रयास करते हैं और मैंने रटाने का प्रयास नहीं किया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कुछ न कुछ गायब हो जाता है। चलिए देखिए आइए प्रश्न पे, अब हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिए जो बताए हैं हम आपको, उसको देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। आइए चलिए क्या होता है के का फॉर्मूला के 2.303 बाई टी लॉग फाइनल बाय इनिशियल। चलिए कितना हो जाएगा बताइए 2.303 बाई 10 है लॉग, फाइनल कितना है 100, इनिशियल कितना था 10, 10 कर जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता 1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2.303 बाई 10 और कितना इंटू 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.303 बाई 10 है का ऑप्शन में आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ये यूनिट दे रखा था मतलब मिनट माइनस इनवर्स है, तो आपको ये कहा नहीं जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड, यूनिट से भी पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन सा, यानी रेट हमारा दे दिया है, इसका मतलब हमारा के का यूनिट दे दिया है मीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए यानी यूनिट से पकड़ने का प्रयास करिएगा। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स, यानी जो है रेट सब्सटेंस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक्टिव मास पे। एक्टिव मास क्या होता है, तो एक्टिव मास होता है ग्राम पर मोल, उसी को हम लोग यानी कंसंट्रेशन के टर्म में होता है, मोलरिटी के टर्म में होता है, इसी को हम लोग एक्टिव मास कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी बताया जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है मतलब जितना तेजी के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही तेजी के साथ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं आता, मतलब डिक्रीज कर जाता है। क्या करता है डिक्रीज कर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर 4 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए द केमिकल रिएक्शन 2 से इतना जा रहा है, यानी 2O3 से 3O2 प्रोसीड्स एज अ फॉलोज। तो अब बताइए यानी ये हमारा जो है O3 से O2 प्लस O फास्ट है और O प्लस O3 से जो 2O2 बने ये स्लो बन रहा है। देन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज, रेट लॉ निकालना है
तो रेट लॉ निकालने के लिए क्या होता है, रेट लॉ निकालने के लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। चलिए देखिए, तो इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रेट लॉ, रेट बराबर कंसंट के, आपके पास जो हमारे पास जो रिएक्टेंट उसका पावर देखिए कितना है, O3 जो हमारा बन रहा था 3O2, इसके पावर है 2, कितना है, इसके पावर है 2। आई बात समझ में। सबसे पहले जो रिएक्शन फास्ट हुआ था किसका हुआ था, इसका, जिसका फास्ट होगा हम उसी का रेट लॉ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, रेट जो हमारे पास होगा, रेट क्या होगा KO3, यानी हमारे पास जो बना, क्या बना बोलिए, रिएक्टेंट, यानी आपका रेट के इक्वल टू, यानी रेट इक्वल टू के यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का होल स्क्वायर, यानी इसको बोले जाएंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चलिए अगला, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे होता है और ये लाई करता है 2 और 3 के बीच, इसके बीच 2 और 3 के बीच करता है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पे आइए, ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक ना। चलिए, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A + B इज, हमने अभी बताया जीरो ऑर्डर में मतलब क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रेट बराबर जो होगा रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, रेट जो होगा रेट कांस्टेंट के बराबर होगा जीरो ऑर्डर में रिएक्शन में, यानी कंसंट्रेशन पे पावर जीरो होगा, कंसंट्रेशन पे पावर जीरो होगा, ये याद रखिएगा, यानी R बराबर के। तो आप देख लीजिए किस में आंसर होगा, जीरो ऑर्डर कह दिया है तो मतलब किसी में भी नहीं हमारा, देखिए इसमें हमारा 1 पावर दे दिया है, यहाँ जीरो तो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, यहाँ इसमें 1 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी रेट बराबर किसके हो जाएगा, जीरो पे पावर, यानी किसी पे पावर जीरो का मतलब होता है 1, किसी पे भी पावर जीरो का मतलब x पे पावर जीरो बराबर कितना हो जाएगा 1। आए बात सब, ये 1 हमारा रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के। और हमने बताया आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, यानी रेट जो होता है रेट ऑफ कांस्टेंट के बराबर होता है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर। क्या मैंने बोला कि जो यूनिट रेट का होगा वही यूनिट के का होगा, तो ये कौन सा ऑर्डर में बताया था, हमने बताया आपको, जीरो ऑर्डर का भी लिख दिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी लिखे, सेकेंड ऑर्डर का लिखे, रेट बराबर रेट कांस्टेंट हो जाए तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आइए अगला प्रश्न में, विच रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिप्रेजेंट, देखिए अगर हमारा रेट और रेट कांस्टेंट के बीच में ग्राफ पूछे तो R बराबर के है, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा पैरेलल, यानी अगर हम लोग के लिख लें और ये रेट लिख लें तो इसके बीच जो ग्राफ होगा रेट और वर्सेस के यानी रेट कांस्टेंट के, तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है बात। चलिए, लेकिन आपसे पूछा क्या, कंसंट्रेशन यानी रिप्रेजेंट, कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ कंसंट्रेशन दे दिया, दिस इज ए सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में इक्वेशन होता है AT बराबर होता है A0 माइनस KT, ये इक्वेशन आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ग्राफ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग y एक्सिस और ये इंड वाले हैं इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, ठीक है। तो अब ग्राफ आपको निकल गया, क्या निकलेगा, ग्राफ निकलेगा, ठीक है, ग्राफ निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए, यानी आपके यानी AT वर्सेस T टाइम के बीच में ग्राफ निकलेगा, ये है हमारा कंसंट्रेशन, क्या है कंसंट्रेशन, तो यानी y बट x पे कौन हो जाएगा, y पे हमारा कंसंट्रेशन हो जाएगा C, x पे क्या हो जाएगा टाइम। हमने बताया केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कहीं आपको एक्स वाई देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको मान लेना है जो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट जो होता है उसको हम लोग वाई मानते हैं, इंड जो होता है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, ये याद रखिएगा, इंड जो हुआ उसको एक्स मानते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो कोफिशिएंट है कुछ भी, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, यानी एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, और ये कोई कांस्टेंट टर्म में सी है, क्या है, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन हो जाएगा y बराबर सी माइनस एम एक्स, वाई बराबर सी माइनस एम एक्स, और आपने ग्राफ ये भी पढ़ा था y बराबर होता है c प्लस एम एक्स। अगर ऐसा होता है तो ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये याद रखिएगा। मैं ग्राफ का भी ड्रॉ करना बता रहा हूँ, समझ में आएगी बात। पूरे केमिस्ट्री में आप y और x खोजने बैठेंगे नहीं, जहां स्टार्ट हुआ वो हमारा y है, जहां एंड हुआ हमारा x है, आई बात समझ में। चलिए अब ग्राफ पर जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है। चलिए ये क्या हमारा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म जो है हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है साइन, इसका मतलब पॉजिटिव का साइन है। चलो यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो होता है, देखिए स्ट्रेट लाइन इसको भी कहेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन इसको भी कहेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन। ये कब होगा और ये कब होगा, जब हमारा एम एक्स पॉजिटिव होगा तो स्लोप आगे की ओर जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है।
और हमारा mx नेगेटिव होगा तो स्लोप नीचे की ओर घटेगा। आई बात समझ में, यानी नेगेटिव की ओर जा रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही ना। हाँ, आप लोग बहुत तेज हो, थोड़ी सी समझाते तो समझ में आ जाता। तो ग्राफ दोनों स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव जब होगा तो अपवार्ड जाएगा, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड जाएगा। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट सी जो है कांस्टेंट मतलब कुछ है, जीरो नहीं है। अगर ये जीरो हो जाता तो ये y बराबर क्या हो जाता है, mx के बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ c हमारा क्या, जब y बराबर mx हो जाता तो पास करता कहाँ से, ऑरिजिन से करता। कहाँ से करता, ऑरिजिन से करता। लेकिन यहाँ पे ये c जो है जीरो नहीं होकर के कुछ है, जीरो नहीं होकर के कुछ है, कुछ है लिख लीजिए। चलिए ये y है आपका और ये t है। y क्या है आपका, कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन है, मान लीजिए c। तो कोई दिक्कत। चलिए अब ग्राफ यहाँ देखिए, c का वैल्यू कुछ है, c का वैल्यू इतना तो क्लियर पता चलेगा कि c का वैल्यू कुछ है, मतलब जीरो से पास नहीं करेगा। चलिए यहां लगा है माइनस mx, क्या लगा है माइनस, यहाँ k जो ये जो होता है ना, k वाला टर्म ये जो होता है, यही हमारा स्लोप देता है। क्या देता है, स्लोप देता है। यह याद रखिएगा, x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप देता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ये हमारा देता है, क्या देता है, आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, क्या पढ़े होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे जो एक होता है, एक टर्म मेरे माइंड से हट रहा है, जैसे यहां पे देखिए, इसको, हाँ देखिए, जैसे ये ग्राफ है आपका, यहां से कुछ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंटरमीडिएट या इंटरपोजिशन कहते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट, सॉरी इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। आई बात समझ में। चलिए तो यहां हमारा इंटरसेप्ट, अगर ये जीरो होता तो ये हमारा पास करता जीरो, यहां से कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू होगा तो जीरो से पास नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो सी जो हमारा देता है ये इंटरसेप्ट देता है। क्या देता है, इंटरसेप्ट। और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा स्लोप देता है, ये याद रखिए। ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात देखिए। प्रश्न एक है, मैंने कई क्वेश्चन डील कर दिया है, आपको ये याद रखिएगा। चलिए अब बता लीजिए, देखिए मुझे, यानी सी का वैल्यू ए नॉट है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, हमारा है माइनस एम एक्स। तो माइनस एम एक्स बताइए, नेगेटिव वाई हमारा जो नेगेटिव होगा इधर होगा या इधर होगा, तो ये हमारा नेगेटिव, डाउनवर्ड हमारा नेगेटिव है, अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव है। तो अब बताइए हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। ये हमारा है ए नॉट, क्या हो जाएगा, ए नॉट, यानी यहां से स्टार्ट हुआ। इंटरसेप्ट हम लोग क्या कहते हैं, यानी सी जो होता है वो इंटरसेप्ट देता है, सी जो होता है वो इंटरसेप्ट देता है। मैं बार बार आपसे रिकॉल करा रहा हूं, सी क्या देता है, इंटरसेप्ट देता है। और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप देता है। आई बात समझ में। और जहां से स्टार्ट होता है इक्वेशन वो वाई होता है, इंड जो होता है वो हमारा एक्स होता है, बीच वाला हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो हमारा ग्राफ कंसंट्रेशन और इसके बीच में क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। तो ये हमारा ये वाला ग्राफ हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप में। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा जरूर, क्या होता है, ए टी बराबर होता है ए नॉट माइनस के टी, जिसमें अगर आपसे पूछ दे बहाने से कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो इस ग्राफ का स्लोप दाएं सिगर उठा देना था और के को लिख देना था। क्या लिखना था, के। एक्स का कोफिशिएंट हमारा हमेशा देगा स्लोप ए नॉट, यानी सी जो है वो आपका इंटरसेप्ट देगा। आई बात समझ में। तो आई होप कि ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगी। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्या ना, ज्ञान घर से जुड़िए, सब कल्याण होगा बाबू, रटाया कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। समझाने पे प्रयास, यानी समझाने पे विश्वास रखते हैं और समझाएंगे ही हम। आइए, फोर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो टी हाफ होता है वो 50% होता है। टी हाफ यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होता है। क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होता है, या इसी को रेसिप्रोकल लिख देता है। टी जो होता है, टी हाफ जो होता है कंसंट्रेशन का 1 रेसिप्रोकल हो जाता है, इस तरह से लिख देता है। तो घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, इस तरह से लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनरली अगर शुद्ध रूप से देखा जाए, शुद्ध रूप से देखा जाए तो टी हाफ जो होगा इसका आंसर जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, a/2 होगा। शुद्ध रूप से इसका जो आंसर होगा इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए नहीं है तो इसको मान लिया जाएगा, नन ऑफ दिस है नहीं। टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होता है, तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 0. टी हाफ बराबर है 0.632, ना 0.6932 होता है, 0.693 जो होता है बाई के होता है, ये टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर यही बहाने से आपसे पूछ दिया जाए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो a0/2, a0/2 होता है। आई बात समझ में, टी हाफ। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। ये आसान प्रश्न है, ये आप कर लीजिएगा, ये आसान प्रश्न है, ये आप कर लीजिएगा कमेंट में, कुछ तो आंसर करिएगा।
चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ dx बाई dt जो दे रखा है कंसंट्रेशन यानी k है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है, एंड रेट बिकम्स 100 टाइम्स हो जाता है व्हेन pH चेंजेज फ्रॉम 2 to 1। अगर 2 से हम 1 कर दे रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी pH यानी घुसा दिया है तो घबराना नहीं है। R बराबर होता है dx बाई dt, ठीक है। ये हमारा कंसंट्रेशन दे दिया k, कंसंट्रेशन ऑफ H पे पार यानी प्लस क्या दे दिया, n दे दिया। घबराना नहीं है आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा मान लीजिए R1 है, तो ये हमारा वैल्यू कितना है बोलिए, 10 के पावर प्लस n यानी कंसंट्रेशन ये n है आपका, चलिए n है, ठीक। अब हमारा रेट हो जा रहा है इनिशियल का कितना 100 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 100 R1। इसका हमारा पावर कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, 10 के पावर कंसंट्रेशन n ही है, तो इसको क्या कर दीजिएगा बोलिए, जब डिवाइड करिएगा आपका तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा हमारा R1 बाई R2, ये कितना हो जाएगा R1 कर जाएगा 10 के पावर -2, डिवाइड करिएगा 1 को 2 से तो 10 के यानी 1 हमारे ये नीचे से ऊपर चले 10 के पावर -2 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 10 के पावर n है। तो अब बताइए n का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -n बराबर -2, तो n का वैल्यू कितना निकल के आ गया, n का वैल्यू निकल के आ गया 2 आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, n का वैल्यू हो गया 2, आंसर द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। ये याद रखिएगा, रेट बराबर होता है dx बाई dt। याद रखना क्या है, ये तो फॉर्मूला ही होता है। ये आपको दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो ये रेट आपको पुट करनी। इनिशियल हमारा R1 मान लीजिए, ये हमारा यानी 10 के पावर हमारा n हो जाएगा। कंसंट्रेशन हमेशा log 10 हमारा कितना होता है 1 होता है, 10 के ही बाद में हम लोग log रिप्रेजेंट करेंगे। 100 टाइम हो जाता था 100 R1, ये कितना 10 के पावर n जो दिया हुआ। अब क्या करिए 1 डिवाइडेड 2 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड 2 कर दीजिए, रेट कट जाएगा, जो हमारा n का वैल्यू निकलेगा, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था तो ये निकल जाएगा। आइए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस सनलाइट टू HCl गैस इन वाटर। देखिए 2011 बोर्ड में पूछा है, और बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ टीडी वाला उसमें भी पूछा है, 9th-10th वाला एग्जाम जो हुआ। ये हमारा जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न क्या है देखिए, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 द करेक्ट ऑप्शन इज। देखिए सबसे पहले अब रेट लिखने का तरीका समझिए। तो हम आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं जो अभी तक आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन वो फॉर्मूला आपको पता नहीं चलेगा रेट कैसे लिखेंगे। तो देख लीजिए, याद रखिएगा, रेट लिखने का फॉर्मूला 1/μ प्लस माइनस कंसंट्रेशन का सिंबल बाई dt। अब क्या है देख लेते हैं, म्यू क्या है, म्यू जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। अब ये कौन सी बला है, बहुत बच्चे को अब ये भी नहीं पता है। 12th में आ गए, 12th पास करने के जा रहे हैं, 13 में भी इनकेस है, इनको स्टोइकोमेट्री नहीं पता है। तो देखिए हम बता देते हैं, जैसे यहीं पे बात कर, इस इक्वेशन की बात करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये जो नंबर कोफिशिएंट है ना, इसी को कहते हैं एससी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये याद रखिएगा। इसका स्टोइकोमेट्रिक एससी कितना हो गया, इसका हो गया 4, इसका कितना हो गया, इसका एससी, इसका हो गया 1, कुछ नहीं तो 1 है। आई बात समझ। इसी यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है वही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। चलिए अब ये समझ में आ गया, म्यू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। प्लस क्या है, अगर हमारा प्रोडक्ट होगा तो प्लस का सिंबल होता है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का रेट लिखने जाएंगे, ठीक है। चलिए माइनस ये लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। ये सिंबल सी जो ये वाला बिग ब्रैकेट जो है ये कंसंट्रेशन का सिंबल, और टी जो है dt आप जान ही रहे टाइम का। आई बात समझ में। ये जनरल इक्वेशन है रेट का रिप्रेजेंटेशन करने का, इसको लिख लीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं। अब यहां पे हमको लिखना है, देखिए अगर इसका लिखने बैठिएगा रेट तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका लिखेगा तो लिखिए, रेट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा dN2/dt। क्या इसका कोई कोफिशिएंट है, नहीं है, कोफिशिएंट हमेशा नीचे होगा। कोफिशिएंट कहां है, यहाँ पे नीचे में है, ये कोफिशिएंट हमेशा कहां होगा, नीचे में होगा। तो कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 ही हमारा है। चलिए ये रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। ये बराबर होगा किसके, इसका हम लोग, ये भी आपका रिएक्टेंट साइड में, तो कैसे लिखेंगे -1/3। कितना एससी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो हमारा म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। रिएक्टेंट साइड में है तो हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई कितना dt। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद क्या, इसका ये आपका कितना है प्रोडक्ट है, तो इसका भी लिखा जाएगा बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो हमारा प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा 1/2 डी
कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय कंसंट्रेशन ऑफ बाय कितना dt। अब हमसे करेक्ट ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैं बहाने से देखो H2 और NH3 के बीच में रिलेशन N2 और NH3 N2 NH3। अब देखिए करेक्ट क्या हो सकता है, तो देख लीजिए इसका तो कोफिशिएंट 1 हमारा इससे मतलब नहीं है, यहाँ हमारा 2 और 3 का मतलब है, तो इसको लिखते हैं हम लोग। यानी इसको मान ली R1, इसको माने R2, इसको माने R3, तो क्या हो जाएगा R1 बराबर है R2 बराबर है R3। R1 R2 R3 ये बराबर कर दीजिए, यानी सभी का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ लिखिए, देखिए R1 बराबर R2 करते हैं हम लोग, सॉरी R2 बराबर R3। R2 का वैल्यू कितना है -1/3 dH2 बाई dt, ठीक है, dH2 बाई dt। उसके बाद आइए R3 का वैल्यू कितना है, R3 हमने लिखा था 1/2 dNH3 बाई dt, dNH3 बाई dt। अब देखिए इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा। आए बात समझ, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां तो समझ में आ गया, लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग, ये वाला मिटा देते हैं, इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, अगर हम लोग -dH2 बाई dt रखते हैं, रोक देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 3 -3/2 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, dNH3 बाई कितना dt। देखिए ऐसा है क्या ऑप्शन, यानी dH2 बाई dt -3/2 होगा, -3/2 कुछ ऐसा है क्या, नहीं है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे -1/3 dH2, अब माइनस यहाँ दे दिया 1/2, ये माइनस तो प्रोडक्ट में माइनस होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, -d/2 ये ठीक है, प्लस ये आपका नहीं, कोफिशिएंट जो भी होगा नीचे आएगा, -dN2 रिएक्टेंट साइड है, और इसके बाद क्या है dN2 बाई ds, ये आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है, एक का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों नहीं होगा, देखिए यहां हमने क्या बताया, कोफिशिएंट जब भी होगा नीचे की ओर होगा, क्या होगा, कोफिशिएंट नीचे की ओर होगा और उसमें माइनस के साथ लगेगा। यहाँ देखिए अगर 3 इसका ले भी लेते हैं हम dH2, यानी हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट हमारा, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और विथ माइनस साइन के साथ आना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, तो आपका इकलौता आंसर दिख रहा है, कौन दिख रहा है, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, हम लोग बात कर ले। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, सेम वही लॉजिक है, सेम वही कंसेप्ट है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। देख लीजिए क्या दिया हुआ, इक्वेशन आपका है, क्या दे रखा है, dN2, यानी हमारा जो है रेट दिया है, रेट अगर लिखने बैठिएगा किसका, N2O5 का, तो इसका दे दिया K, क्या दिया है K, रेट लिख लिए। N2O5 कहाँ है, N2O5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी रेट लिखते हैं तो क्या होता है, मतलब ये कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, नीचे रिएक्टेंट साइड में, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम बड़ा पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, अब देखिए dN2 4NO2 की बात कर ले, यहाँ पे क्या है 4NO2 है, तो 4NO2 का हम लोग, यानी जब भी रेट जो होगा R1 बराबर R2 बराबर R3 होगा, ठीक है, लिख लीजिए आप, रिएक्टेंट का कितना है माइनस, इसके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा dN2O5 बाई कितना है 1/2 करिएगा, 2 कोफिशिएंट हमारा तो नीचे आ जाएगा, बाई dt। चलिए ये बराबर हो जाएगा किसका, इसका निकालिए, प्रोडक्ट में है 1/4 dNO2 बाई dt, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आपका क्या करें, ओ क्या लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में ही हमारा है, तो ये हो जाएगा d कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। आए बात समझ में। चलिए पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, बताइए, इतना का तो आप दे ही दिया, कितना दिया है, K दिया है, K'/2 बराबर कितना हो जाएगा, K'/4, तो कितना, ये 2 से 2 कर जाएगा, यानी K' जो बराबर हो गया किसके, 2K के, K' बराबर किसके, 2K के। अब यहाँ पे बता दी 2K के, और DO2 जो है ये बराबर किसके है 2N2 तो K' हमारा दे दिया है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, K' जो हमारा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा K/2 आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, तो यानी K जो हमारा है, K जो है K' है 2K, K'2K और K' ये नहीं होगा, K'2K K'/2, ये आपका आंसर करें, बी नंबर इधर करेक्ट आंसर, बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग, आसानी से समझिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए, फॉर द रिएक्शन N2O5 जा रहा है, इसको भी लिखना है उसी तरह से, लिख लीजिए। डिसअपियरेंस, देखिए डिसअपियरेंस का मतलब होता है जो टूटता है, डिसअपियरेंस का मतलब
जो टूट रहा है, तो टूट रहा है क्या, कौन टूट रहा है, N2O5 टूटा और बना क्या 2NO2 और प्लस हाफ O2। आई बात समझ में। चलिए इसका कैसे लिखिएगा, माइनस N2, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, N2O5/dt। इसका क्या लिखे, बराबर 1/2 प्रोडक्ट साइड में है, NO2 बाई क्या था dt। चलिए प्लस यानी बराबर, देखिए कोफिशिएंट हमेशा नीचे होता है, यहाँ कोफिशिएंट यानी ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शन में नीचे की ओर है, तो इसका मतलब क्या लिखेगा 1/1/2, इनसे क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt। आई बात समझ में। तो इसको पलटिएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे पुट करिए, क्या दिया है, जो डिस्पोज ये टूट रहा है इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 6 पॉइंट गिवन है, यानी इसका वैल्यू दे, जो टूट रहा है उसका कितना मोल दे रखा है, 6.25 इंटू 10⁻³ ये पुट करिए, इसके जगह पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 dNO2/dt। ठीक है, इसको रोकिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dNO2/dt इक्वल टू कितना 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ ये आपका हो गया इसका। अब ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताइए, ऑक्सीजन का जब रेट निकलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो रेट यहाँ निकल जाएगा, हमारा रेट कांस्टेंट हमारा पास है। तो ऑक्सीजन के केस में जो है हमारे पास दे रखा 6.025 इसको लुक कितना 2 इंटू DO2/dt। ये रोकना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये दो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6.025 है ना, सॉरी 6.25 है बाबू, बाई 2 इक्वल टू कितना DO2 कितना dt। इससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 6 2 × 6 2 × 2 2 × 4 2 × 5 10 3.125 पहला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.125 गुना करिएगा, 2 से गुना था ना, 6 दूना 12 1 13, 3.125 आ जाएगा। ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है क्या, 3.125 ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 दूना 12 2 दूना 4 1 5। चलिए आंसर आ गया आपका, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आप बना लीजिएगा 4 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये भी आपको रेट लिखना है, तो डायरेक्ट रेट लिखिए, रिलेशन बनाना है, ठीक है। देखिए कहीं सब में बी आर का रिलेशन है, तो बस कुछ नहीं, बी आर से लीजिए, बी आर बना, इसका यहाँ लिखिएगा रेट, क्या लिखिएगा, इसका रेट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, रेट हमारा लिखिएगा तो -1/5 डी बी आर माइनस बाई क्या हो जाएगा dt। ये कितना हो जाएगा बताइए 1/3 Br2, ठीक है। चलिए Br2, अब हम क्या करेंगे, dBr2 हमको निकालना रिलेशन। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको रोकिएगा, क्या हो जाएगा dBr2 एक रिलेशन लाना हमको, और क्या रखिए यहाँ पे बराबर कर दिए, इसको रोकिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3/5 dBr माइनस, ठीक है, dt। तो ऐसा है क्या कुछ, -3.5 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग br माइनस करते हैं, क्या करते हैं br माइनस करते हैं, br माइनस में है तो हमारा ये चीज आ जाएगा, हाँ -3, ये आपका आंसर है Br2 और 3.5 Br ये आपका रो दीजिए, समझ में आया। चलिए तो इस तरह से लिखे जाते हैं, कोई टफ वाली बात है नहीं, आसानी पूर्वक केमिकल काइनेटिक्स के यानी जो है क्वेश्चन लिखे जाते। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद लिखने का प्रयास करिएगा, क्या करिएगा, खुद लिखने का प्रयास करिए, रिलेशन बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2A + B से 3C और D बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन, कौन नहीं लिखा जा सकता, इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 dA/dt, ठीक है। इसको लिखिएगा तो -dV/dt हो जाएगा। चलिए इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा +1/3 dC/dt, ठीक है। तो यहाँ प्लस आना चाहिए, तो देखिए यहाँ माइनस दे दिया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बाकी सब सही लिखा हुआ, बाकी सब सही लिखा हुआ, यही गलत था। चलिए
3a से 2b जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा dv बाई dt इक्वल टू होगा, देखिए dv बाई dt बहुत पूछ रहा है, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है हमारा, तो लिख लीजिए इसका रेट, लिखिए r लिखिएगा क्या हो जाएगा 1/2 dv बाई dt, इसका r लिखिएगा तो कितना हो जाएगा -1/3 da बाई dt, ठीक है। R1 बराबर R2 होता, R1 बराबर R2 होता, पुट कर दीजिए क्या होता dB बाई dt, ये कितना आपका -1/3 da बाई dt। अब हमारा dB बाई dt पूछा है, तो ये दो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा dB बाई dt, दो यहाँ उधर -2/3 हो जाएगा da बाई dt, है क्या -2a/3। देखिए ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। तो हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया है उसको आप ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा और बना करके आंसर कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पे आई बात समझ में, लाइटली मत लीजिएगा, एग्जाम सामने है। और ये बोर्ड ही नहीं, आप नीट का भी क्वेश्चन बैंक बनाने बैठिए, जे मेंस का भी क्वेश्चन बैंक बनाने बैठिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको जहां तक हो सकता है मैं क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट बताने के प्रयास करता हूं। आप देखिए एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, ईमानदारी पूर्वक करिए, ज्ञान घर से जुड़े रहिए। ज्ञान घर आपके लिए हर वो दिन अच्छा करने का प्रयास करता है और कंसेप्ट देने का प्रयास करता है जिससे आपका भला हो सके। देखिए ज्ञान घर से आप भी जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।